नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं भारत का भूगोल वाले टॉपिक से जो प्रीवियस इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एससी में, खास तौर से 2015 से 2019 तक का 2015 से 2019 तक का। तो आज का टॉपिक है जलवायु तथा मौसम। अभी जो जितने क्वेश्चन इस टॉपिक से 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। देखिए चलिए, आज के पहले प्रश्न का उत्तर करिए। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है, ये आपको बताना है। तो उच्चतम वार्षिक वर्षा जो है, पहले चेरापूंजी था, ये भी मेघालय में ही था, लेकिन अब जो है मासिनराम हो गया है। मेघालय में ही मासिनराम नामक जगह जो है पर पूरे वर्ष भर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? मासिनराम, मेघालय। पहले चेरापूंजी था। मासिनराम और मेघालय आसपास ही हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसका ए आंसर होगा। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा मासिनराम, मेघालय में दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी विक्षोभ जिसके कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है, उसका उत्पत्ति स्थल है। पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल, पश्चिमी विक्षोभ जिसके कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है, उसका उत्पन्न होने का स्थल कौन सा है, बताइए। तो पश्चिमी विक्षोभ जो है भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहीं से भूमध्य सागर से नमी उठा करके ले आकर के ये बारिश करता है। चलिए आगे चलते हैं। पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर है। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर है, जहाँ से आर्द्रता ग्रहण करते हैं। इनसे प्रायः शीत ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा होती है, ठंड के दिनों में। ठंड के दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा होती है। तीन की उत्पत्ति भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर जब हो गया तो अटलांटिक महासागर आसपास से हो ही गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब ये टाइम जोन से क्वेश्चन पूछा गया है। भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है, बताइए। भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? तो पहले इसमें अक्षांश तो होता नहीं है। ये तो सभी लोग, इतना आसान क्वेश्चन है, ये चर्चित क्वेश्चन है, आसान नहीं चर्चित प्रश्न है कि सभी जानते ही होंगे। बताइए इसका। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये जो है भारत का मानक समय। तो देखिए 82 और ये आधा मिनट हो, मैंने 30 मिनट का आधा डिग्री हो गया। तो ये हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपके यहाँ पर। ये देखिए, ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 के 3rd शिफ्ट में पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत का मानक समय मेरिडियन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ईस्ट का मतलब पूर्वी हो गया। पूर्वी देशांतर है जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और प्रयागराज, मिर्जापुर से होते हुए गुजरती है। मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से, ये भी पूछ लेगा प्रश्न, पूछता है मानक रेखा भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। तो ये हो गया मानक रेखा वाला। 5 राज्यों से किन किन राज्यों से गुजरती है भी आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों।
जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। ये देखिए जूनियर असिस्टेंट 2019 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है, बताइए। तो महानगर मुंबई की जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा अधिक है 2011 के अनुसार। जनगणना 2011 के अनुसार मुंबई की जनसंख्या सबसे अधिक है। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत में मुंबई शहर की जनसंख्या सबसे अधिक। मुंबई शहर की जनसंख्या इतनी थी भाई। जनगणना 2011 में हुई है तो 2011 की अनुसार ही तो बता पाएंगे। तो उस समय भी थी और अभी भी है। तो 12,44,000 नहीं 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 ऐसे नहीं, 1,24,00,000 1,24,82,000 1,24,82,373 ये है मुंबई की जनसंख्या 2011 के अनुसार। तो 1,24,42,373 ये मुंबई की जनसंख्या है। अब जो है ये और बढ़ गई होगी जो, क्योंकि अब 2011 के अनुसार देख रहे हैं तो 2021 जो 10 वर्ष का अंतर है, 21 में जनगणना होने वाली थी लेकिन कोविड के कारण थोड़ा सा जनगणना टली है, तो इसमें और बढ़ गया होगा। कम से कम ये जो 24 लाख है ना, ये 24 लाख बढ़ के कम से कम ये चला गया होगा 40 लाख के आसपास। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था, बताइए। 19 में पूछा गया है, ऐसा मत कहे कि ये प्रश्न उस बाबा आदम के ज़माने का है। तो जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम वर्ष 1969 में लागू किया गया था। बहुत पहले ही लागू था, लेकिन भारत में नियम बहुत होते हैं, पालन कुछ नहीं होता। हाँ, अब थोड़ा सा पालन होने लगा है। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण अब होने लगे हैं। अभी भी खास तौर से जन्म के हो रहे हैं, मृत्यु के तो धीरे धीरे करते रहते हैं, लेकिन जन्म के एक्यूरेटली हो रहे हैं। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम वर्ष 1969 में लागू किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 में लागू किया गया था। इस अधिनियम द्वारा देश में रजिस्ट्रेशन प्रणाली को एकीकृत किया गया और जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है? शहरी जनसंख्या की बात कर रहा है। 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है, बताइए। तो ये महाराष्ट्र होगा शहरीकरण में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये भी देखिए 2019 का एक क्वेश्चन है। वर्ष 2019 के अनुसार भारत में महाराष्ट्र की नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र की नगरीय जनसंख्या इतनी थी जो तत्कालीन समय में भी सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है। तो नगरीय जनसंख्या का मतलब कि वहाँ के जनसंख्या जो है मैंने शहरों और नगरों में रहती हो। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात क्या है? आप उत्तर प्रदेश परीक्षा के उत्तर प्रदेश राज्य के परीक्षा का प्रश्न देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन आना ही चाहिए। तो बाल लिंगानुपात कितना है बताइए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात कितना है? तो ये 902 है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का बाल लिंगानुपात 902 है।
जबकि 2001 में उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात 916 था। तो यही सब चिंता का कारण है। देख रहा है ना, घटा है, 916 से 902 हो गया है। दौरान जनसंख्या की 10 की वृद्धि इतनी रही जो कि राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर से इतने % अधिक है। तो ये कह रहा है कि देखिए 2001 में बाल लिंगानुपात कितना था, 916 था उत्तर प्रदेश में, और 2011 में कितना हो गया, 902 हो गया। यही चिंता का विषय है। चीज़ें जो है लिंगानुपात घट रहा है तो ये चिंता का विषय है। ये यूपी की बात है। अब जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही, जनसंख्या वृद्धि दर 20.23%, ये यूपी की है। और जबकि भारत की कितनी है, 17.7%। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत देश की जनसंख्या से तेजी से वृद्धि कर रही है, तुलना में तेजी से वृद्धि कर रही है। जैसे भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7 है, जबकि उत्तर प्रदेश का 20.23 है। के दौरान प्रदेश के जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर इतनी रही जो कि राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर इतने से अधिक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या नहीं है, जनजातीय जनसंख्या नहीं है, बताइए। ये भी एक अच्छा प्रश्न है। तो जनजातीय जनसंख्या किस राज्य में नहीं है, तो ये है हरियाणा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा एवं पंजाब राज्य में जनजातीय जनसंख्या एसटी नहीं है। नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति एससी निवास नहीं करती है। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई और नियमित 10 की जनगणना की शुरुआत 1881 में रिपन के काल में शुरू हुई। तो मैं इस पर एक ठो मेरी मेयो और रिपन ना भूले, इसके लिए म से मेयो और र से रिपन, और 1872 और 81 तो याद रहता ही है। तो पंजाब और हरियाणा में एसटी जनजाति नहीं है, और नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति नहीं है, एससी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर भारत की जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व बताइए भारत की, उत्तर प्रदेश का मत बताइएगा। तो भारत की जनसंख्या घनत्व 382 आदमी। तो जनसंख्या घनत्व आप जानते हैं, जनसंख्या घनत्व यह है कि 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई में कितने लोग रहते हैं, तो 382 लोग रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि 2001 में यह 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उल्लेखनीय है कि भारत का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है 2011 की जनगणना के अनुसार। यहाँ पर 1106 आदमी रहते हैं, 1106 आदमी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व क्या था, 325, और 2011 के अनुसार क्या हो गया, 382। ये सब याद रखिए। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, बिहार है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। अभी हम लोग पढ़े हैं, बताइए किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, ये आपको बताना है।
तो जनसंख्या घनत्व बिहार में सर्वाधिक है। चलिए आगे चलते हैं। और अरुणाचल में सबसे कम है। अरुणाचल प्रदेश में हमें लगता है कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होता है। अरुणाचल। तो बिहार सबसे ज़्यादा और अरुणाचल सबसे कम। चलिए आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या तो 5 वाले राज्य कौन सा है? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो उत्तर प्रदेश का कितना है? 829 है, याद रख लीजिएगा। यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश को फोकस में रखिए। और ये जनसंख्या घनत्व में चौथे नंबर पर आ रहा है और क्षेत्रफल में भी चौथे नंबर पर है। आपको मालूम हो कि क्षेत्रफल में भी चौथे नंबर, 5वें नंबर पर था, लेकिन जब से आंध्र प्रदेश विभाजित हो गया तो ये चौथे नंबर पर आ गया। तो सर्वाधिक बिहार हो गया। तो देखिए 1100 और ये 1028 है। केरल हो गया, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस में है? बिहार में है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति एससी कितने प्रतिशत है? बताइए। तो अनुसूचित जाति भारत की जनसंख्या में कितने हैं? तो ये 16.6% है। ऑप्शन ए आपको यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यूपी ट्रिपल एस होम्योपैथी परीक्षा 2018 का क्वेश्चन है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 16.6% से सर्वाधिक एवं न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या क्रमशः सर्वाधिक कहाँ पर? उत्तर प्रदेश एवं न्यूनतम मिजोरम में है। एससी की बात हो रही है, एससी की। जबकि सर्वाधिक एवं न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशतता क्रमशः पंजाब एवं मिजोरम में है। तो जनसंख्या के मामले में देखें तो उत्तर प्रदेश हो गया। जनसंख्या के मामले में देखें तो यूपी, उसके बाद मिजोरम। सबसे कम सबसे ज़्यादा। और प्रतिशत के मामले में देखें तो पंजाब सबसे ज़्यादा है अनुसूचित जाति। पंजाब, उसके बाद ये हो गया मिजोरम सबसे कम। तो मिजोरम में अनुसूचित जाति का प्रतिशत जो है 0.1%। देख रहे हैं, नाम मात्र का मतलब हुआ इसका। और ये पंजाब में लगभग 32%, 31.9% जो जनसंख्या जो है अनुसूचित जाति है। जबकि पंजाब इतना विकसित राज्य माना जाता है। तो ये के पीछे कुछ कहानी, इतिहास, गणित होगा। चलिए आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा निवास करता है? देश में कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा निवास करता है, ये आपसे पूछा गया है। बताइए। तो उत्तर प्रदेश में, बताइए, उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16.5%, तो लगभग 16.49% जनसंख्या निवास करती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इस राज्य की कुल जनसंख्या इतने हैं जो भारत की जनसंख्या का लगभग 16.5% है। निकटतम विकल्प भी है। तो देखिए कितना, 19,98,12,341।
तो अब ये 19 करोड़ है, ये बढ़कर लगभग अब 22 करोड़ के आसपास हो गया है। इसीलिए अब देखते हैं कि हमारे नेता लोग हमेशा चुनावी रैलियों में कहते हैं कि इस प्रदेश की 22 करोड़ जनता को, तो ये जो है 2011 के अनुसार 19 करोड़ 98 लाख है। लगभग 20 करोड़ 2011 की जनसंख्या के अनुसार है। 2011 की जनगणना के अनुसार अब जो 2021 में जनगणना होगी उसके अनुसार ये लगभग 22 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो भारत की जनसंख्या का लगभग 16.5% निवास करता है, 16.5। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या सघनता है? बताइए। जनसंख्या सघनता तो सबसे ज़्यादा तो हम लोग जानते थे कि किसमें था, बिहार में। पहले नंबर पर कौन था? बिहार। दूसरे नंबर पर कौन था? वेस्ट बंगाल। और तीसरे नंबर पर केरल। चौथे नंबर पर कौन था आपका? यूपी। और पांचवें पर हरियाणा। तो इस अनुसार अगर देखा जाए तो बिहार अगर विकल्प में नहीं दिया है तो आपका उत्तर क्या सही होना चाहिए? बताइए। आपका उत्तर जो है पश्चिम बंगाल सही होना चाहिए। निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य है जिसकी 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या सघनता है? तो ये होगा पश्चिम बंगाल। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। और कि जनगणना के अनुसार राज्यों की जनसंख्या सघनता तो देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की 1028 है, जबकि बिहार की कितना है? बताइए। 1106 है। और लोग को देख लीजिए बहुत कम है। तो त्रिपुरा में गुजरात से ज़्यादा है, मध्य प्रदेश में कम है। तो चलिए आगे चलते हैं। जनसंख्या सघनता आप समझ ही रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा एकमात्र राज्य था जिसकी ऋणात्मक घातीय जनसंख्या वृद्धि दर थी? तो ऋणात्मक वृद्धि दर वाला एक ही राज्य आता है और ये बहुत चर्चित राज्य है, नागालैंड। इस मामले में ऋणात्मक वाले के मामले में तो 2001 से 11 के दौरान सभी राज्यों की जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन जबकि नागालैंड की जनसंख्या जो है घटी है। और उसकी वृद्धि दर कितनी थी? -0.6। इतना ये निगेटिव हो गई, घट गई। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 2000 जनगणना नागालैंड एकमात्र राज्य था जिसकी वर्ष इतने के दौरान ऋणात्मक घातीय जनसंख्या वृद्धि दर थी। नागालैंड की 10 की वृद्धि दर 0.6% रही, 0.6%। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। भारत की आबादी की औसत आयु सीमा क्या है? औसत आयु सीमा बताइए। पूरी आबादी की अगर आयु सीमा को लिया जाए तो औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत की आबादी की औसत आयु सीमा जो है 25 से 30 वर्ष के अंतर्गत आती है। इस श्रेणी में आते 25 से 30 वर्ष। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। वैसे ये तो एग्जैक्ट एक नंबर है, 27.9 वर्ष। 27.9 वर्ष जो इसी के अंतर्गत आती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत की आबादी की औसत आयु सीमा 27.9 वर्ष है, जो कि इतने के निकट है। भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है? बताइए। भारत में दुनिया की आबादी का, और ये 2018 का क्वेश्चन है, भारत में दुनिया की आबादी का कुल लगभग 17% जनसंख्या जो है निवास करती है। और भारत की जनसंख्या से ज़्यादा किसकी जनसंख्या है? चीन की जनसंख्या है।
चीन में जो है दुनिया का 18.6% जनसंख्या जो निवास करती है और भारत में 17%। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस 2019 के अनुसार वर्ष 2019 में भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.7% है। विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश चीन 18.6% है। संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या विश्व जनसंख्या का 4.3%। तृतीय स्थान और चौथे स्थान पर 3.5% इंडोनेशिया में है। तो देख रहे हैं, पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर भारत, तीसरे स्थान पर कौन? अमेरिका, और चौथे स्थान पर कौन हो गया? इंडोनेशिया। तो ये 4 देश जो हैं जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या को होल्ड किए हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 2001 और 21 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? अभी हम लोग देखे थे एक जगह, बताइए वृद्धि दर। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? सॉरी दोस्तों। तो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% रही, 17.7% रही, ठीक है। जबकि ये कन्फ्यूजन ये मत करिए, भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर, जबकि विश्व की पूरी जनसंख्या का 17.7% जनसंख्या भारत में निवास करती है। वृद्धि दर भी यही रही और ये भी माने ये मैचिंग की बात है कि ये चीज़ें मैच कर गई दोनों। और जबकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी बताइए? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर 20 दशमलव कुछ थी। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर 20.23 थी। ये यूपी की है, यूपी की इतनी है, भारत की इतनी है, और भारत में पूरी जनसंख्या का विश्व की जनसंख्या का 17.7% निवास करती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जनगणना द्वारा के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की 10 की वृद्धि दर 17.7% रही है। ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर मेघालय की रही है। तो देखिए, ग्रामीण में इतनी वृद्धि रही, शहरी में ज़्यादा इतनी वृद्धि रही, 31.8%। तो कहने का मतलब कि शहरों की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। उसका मतलब क्या है? इससे ये अर्थ निकाला जा सकता है कि गांव से शहरों की तरफ पलायन तेज़ी से हो रहा है। गांवों से शहरों की तरफ पलायन जो है तेज़ी से हो रहा है। और ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर मेघालय की रही, और मेघालय में वहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि हुई। चलिए आगे चलते हैं। निम्न किस प्रदेश की मध्य आयु न्यूनतम है बताइए? निम्न किस प्रदेश की मध्य आयु न्यूनतम है? तो इसमें मध्य आयु जो न्यूनतम है ये उत्तर प्रदेश की है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। एसआरएस रिपोर्ट के अनुसार 10-14 में सर्वाधिक औसत जीवन प्रत्याशा केरल की 74.9 लगभग 75 वर्ष है। महाराष्ट्र का इतने वर्ष है, राजस्थान का इतने वर्ष है, उत्तर प्रदेश का 64.1 वर्ष आता। दिए गए विकल्पों में उत्तर प्रदेश का औसत जीवन प्रत्याशा सबसे क्या है? कम है। तो केरल के लोग औसतन कितने वर्ष जी रहे हैं? 75 वर्ष। और उत्तर प्रदेश के लोग कितने वर्ष जी रहे हैं? उत्तर प्रदेश के लोग औसतन 64.1% जी रहे हैं। तो देख रहे हैं जीवन प्रत्याशा में इतना ज़्यादा अंतर जो है
लगभग 11 वर्षों का अंतर जो है कैसे आ रहा है, और जो बहुत बड़ा अंतर है, लगभग 11 वर्षों का अंतर जो है वहाँ के जीवन स्तर पर निर्भर कर रहा है। जीवन स्तर के मतलब कि वहाँ के लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, खान पान, रहन सहन। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो केरल शिक्षित है तो इसी तरह शिक्षित नहीं है, वहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, तो आप जानते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश सबसे पहले स्थान पर आता है, उसके बाद महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर बिहार आता है। तो बिहार दिया हुआ है, ये ऑप्शन डी ये करेक्ट होगा। जनगणना द्वारा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? बिहार हो गया तीसरे स्थान पर, और पहले स्थान पर आपका यूपी, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरा स्थान पर बिहार हो गया। चौथे स्थान पर कौन है? पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य हैं: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य जो हैं भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका उत्तर तो आप ऐसे ही दे सकते हैं, बताइए। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये है अपना उत्तर प्रदेश। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या है। वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या देख रहे हैं ना, कहाँ कहाँ से डाटा पूछ रहा है आपसे। तो ये है 53 मिलियन, और 1 मिलियन में 10 लाख होता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 104 मिलियन वयोवृद्ध नागरिक हैं। इसमें 53 मिलियन महिलाएं हैं और 51 मिलियन पुरुष हैं। तो पुरुष लोग जो है पहले ही टपक जाते हैं, ठीक है ना। पुरुष लोग पहले ही टपक जाते हैं। जीवन प्रत्याशा में अगर बात किया जाए तो महिलाओं की जीवन प्रत्याशा ज़्यादा है। तो 104 मिलियन जो वयोवृद्ध लोग हैं उसमें जो है 53 मिलियन जो हैं महिलाएं हैं, और जो है 51 मिलियन जो हैं 51 मिलियन पुरुष हैं। 51 मिलियन पुरुष हैं। तो ये जो है इस प्रकार के भी डाटा आपसे पूछ ले रहा है, तो क्या करेंगे, चलिए पढ़ते रहिए। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, कम जनसंख्या वाला राज्य। भाई आप सबसे ज़्यादा वाले का टाइटल ले करके उत्तर प्रदेश वाले तो अपने पास रखे ही हैं, लेकिन सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है बताइए। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। इसकी जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? इसकी जनसंख्या जो है 6,10,577 है। इसके बाद क्रमशः मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का स्थान आता है। तो सबसे कम किसकी है? सिक्किम की। उसके बाद मिजोरम का स्थान आता है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का स्थान आता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इनमें से किस भारतीय राज्य में 100 मिलियन से अधिक आबादी नहीं है? 100 मिलियन से अधिक आबादी नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है सबसे अधिक आबादी किसके पास है? देखिए सबसे अधिक आबादी में अगर देखा जाए तो ये पहले नंबर पर आता है।
ये आता है दूसरे नंबर पर, ये आता है तीसरे नंबर पर, और ये आता है चौथे नंबर पर, जैसे जैसे दिया हुआ है। तो 100 मिलियन से अधिक आबादी नहीं है, तो जाहिर सी बात है अगर इसका कर देंगे तो इसका तो हो ही जाएगा। तो आबादी 100 मिलियन से ज़्यादा नहीं है, इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, पश्चिम बंगाल। इसका मतलब कि इसकी इसकी और इसकी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार की आबादी जो है 100 मिलियन से अधिक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 100 मिलियन से अधिक आबादी वाले राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार हैं, जबकि पश्चिम बंगाल की आबादी 100 मिलियन से कम है। ठीक है ना, जबकि पश्चिम बंगाल की आबादी 100 मिलियन से कम है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। राज्यों में महिला साक्षरता दर कहाँ सबसे कम है, बताइए। तो ये जो कम वाली बात आती है ना, पूर्ण साक्षरता, महिला साक्षरता, पुरुष साक्षरता, इन सब में जो कम है वो बिहार में ही है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय राज्यों में महिला साक्षरता दर सबसे कम बिहार राज्य में है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले 5 राज्य क्रम से बिहार, राजस्थान, झारखंड, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता कितनी है? 57.2% है। यही बिहार में। तो बिहार में जो है साक्षरता के मामले में बिहार जो है सबसे नीचे है। चाहे महिला साक्षरता की बात करें या पुरुष साक्षरता की बात करें या टोटल साक्षरता की बात करें, बिहार सबसे नीचे है। और उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता कितनी है? 57.2%। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात है, बताइए। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? तो इससे पहले हम लोग देखे थे बाल लिंगानुपात, लेकिन उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? 912 है। और बाल लिंगानुपात कितना है? 902 है। और पूरे इंडिया का कितना है? ये वाला हमें लगता है कि 943 है। तो पहले उत्तर प्रदेश को देखिए, यहाँ पर कंफ्यूज कर जाएंगे आप। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 912 है। चलिए देखते हैं। और बाल लिंगानुपात 902 है। थोड़ा सा रुके हुए हैं कंप्यूटर महोदय। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 912 है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 943 है। ठीक है ना, 943। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। एनपीपी से क्या अभिप्राय है? एनपीपी से क्या समझते हैं आप, बताइए। विकल्प देख करके बताइए। एनपीपी से आप क्या समझते हैं? एनपीपी का मतलब हो गया नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। एनपीपी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। एनपीपी से आसन नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी से और आगे बढ़ते हैं। भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में नहीं है, बताइए।
तो भारत की जनसंख्या का आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में, कौन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में नहीं है। तो देखिए सबसे ज़्यादा तो जनसंख्या किसकी है, उत्तर प्रदेश की, उसके बाद महाराष्ट्र की, उसके बाद बिहार की है। तो पहले नंबर पर यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो इसमें से क्या आएगा, केरल नहीं आएगा आपका, यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना, केरल नहीं आएगा और यही आपका आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत की लगभग आधी जनसंख्या 5 राज्यों में यथा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश में निवास करती है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश में निवास करती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 2017 में दर्ज भारत में शहरीकरण की स्थिति क्या है, कितने लोग शहर में रह रहे हैं 2017 के अनुसार, बताइए। ये 18 का क्वेश्चन है, युवा कल्याण अधिकारी। तो 2017 के अनुसार जो है, 2017 के अनुसार भारत में 33.54% जो लोग हैं शहरों में रह रहे हैं, अर्थात 100 में से 34 लोग जो है शहर में रह रहे हैं। तो ये किसके बीच आ रहा है, ऑप्शन बी के बीच आ रहा है, देख रही है, लगभग 30 से 35% के बीच वाले। तो ऑप्शन बी आपके यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। शहरी क्षेत्रों में भौतिक विस्तार को शहरीकरण कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को का शहरों में जाकर रहना, काम करना भी शहरीकरण है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का शहरों में जाकर रहना और काम करना भी शहरीकरण है। वर्ष 2017 में भारत का शहरीकरण 33.54% था। यूएन विश्व शहरीकरण संभावनाएं द्वारा 18 नामक रिपोर्ट के भारत की लगभग 34% आबादी अब शहरी क्षेत्रों में रहती है। तो वही 33.54 या इसको 34 मान लीजिए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की जनसंख्या का घनत्व तो सबसे कम है। मैं आपको बताया था सबसे कम, सबसे ज़्यादा जो है, ज़्यादा जो है कहाँ पर है, बिहार में है। अब सबसे कम वाला ही उत्तर होगा आपका, बताइए। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल में है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जनगणना द्वारा के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश 117 व्यक्ति, दूसरे स्थान पर मिजोरम 52 व्यक्ति, सिक्किम का जनसंख्या घनत्व 86, नागालैंड का जनसंख्या घनत्व 119। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है, दूसरा स्थान पर मिजोरम हो गया। कम के बारे में बात हो रही है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 के आंसर करिए फटाफट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 के आंसर करिए फटाफट। भारत की जनगणना द्वारा 11 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है। उत्तर प्रदेश का याद रखिए भैया, भूलिए मत। कितना है बताइए जल्दी से। 829 है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 829 है। 829 याद रखिए, ये मैजिक नंबर है। 912, 902 ये सब याद रखिए उत्तर प्रदेश के बारे में। और 20.23% ये क्या था अब बताइएंगे हमको। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला शहर है। घनी आबादी वाला शहर कौन सा है ये आपको बताना है। तो घनी आबादी वाला शहर दिए गए विकल्प के अनुसार हैदराबाद है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
चलिए और आगे चलते हैं। तो शहर का क्षेत्रफल, ये दिया हुआ है थाने शहर की आबादी, कुल आबादी और क्षेत्रफल। इस प्रकार से निकालेंगे तो हैदराबाद जो है सबसे घनी आबादी वाला हो जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। संपूर्ण रूप से भारत में अनुमानित जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व बताइए, भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व 382 था। 382 था। और ये जो है 2018 का है, तो देखिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब जो है अनुमानित के मतलब 2018 के आसपास का पूछ रहा है, तो ये 416 को टिक करिए, बढ़ गया होगा। जो 2011 और 21 के बीच में जो है अनुमान लगाइए, तो अनुमान 416 हो गया होगा। ये बढ़ करके 382 जो बढ़ करके 500 तो होगा नहीं, 416 हो सकता है। चलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व जो है 382 है। संपूर्ण रूप से भारत में अनुमानित जनसंख्या घनत्व जो है 416 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। एक नगरीय क्षेत्र के रूप में किसी स्थान को वर्गीकृत करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या सघनता कितनी होती है? न्यूनतम जनसंख्या सघनता कितनी होती है नगरीय क्षेत्र में? बताइए। तो एक नगरीय क्षेत्र के रूप में किसी स्थान को वर्गीकृत करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या सघनता 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक होनी चाहिए। इससे अधिक अगर हो जाएगी तो उस क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। एक नगरीय क्षेत्र के रूप में किसी स्थान को वर्गीकृत करने हेतु निम्न स्थितियां होती हैं। जनसंख्या जो है 5000 से अधिक हो, पुरुषों की कार्यशीलता जनसंख्या का कम से कम 75% भाग कृषि के अलावा कार्यों में लगा हो। पुरुषों की जनसंख्या का 75% भाग कृषि के अलावा और जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से क्या हो? अधिक हो। तो ऐसे क्षेत्र को क्या कह सकते हैं? नगरीय क्षेत्र कह सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब भारत का भूगोल विविध वाला टॉपिक शुरू हो गया। खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? बताइए। खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? तो ये जो है जलोढ़ मिट्टी है। खादर और बांगर जो है जलोढ़ मिट्टी है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये लोअर 2019 का 4th शिफ्ट का क्वेश्चन है। और आगे बढ़ेंगे हम लोग। खादर व बांगर जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। खादर नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं, जबकि बांगर जो है पुराना जलोढ़ होता है। भारत के लगभग 40% भाग में यह मिट्टी पाई जाती है। तो जो नवीन जलोढ़ है उसको खादर कहते हैं और पुराने जलोढ़ को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। याद रखिए, ये पूछता है खादर और बांगर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मरुस्थल क्षेत्रों में वायु अप्रदन होता है क्योंकि मिट्टी को
पकड़े रहने के लिए कोई पेड़ पौधे नहीं होते। शुष्क भूमि में यह होने का कारण है। मरुस्थल क्षेत्रों में अप्रदन होता है क्योंकि मिट्टी को पकड़े रहने के लिए कोई पेड़ पौधे नहीं होते हैं। शुष्क भूमि में यह होने का कारण है। क्या कारण है बताइए? शुष्क भूमि में होने का कारण क्या है? अति चराई। अति चराई का मतलब वहाँ पर ज़्यादा पशुओं को चराया जाता है। उस कारण से क्या होता है? अप्रदन होता है। और मरुस्थलीय क्षेत्रों में इसलिए होता है कि वहाँ पेड़ पौधे नहीं होते हैं, तो बालू जो है उड़ते रहता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मरुस्थल क्षेत्रों में वायु अप्रदन होता है क्योंकि मिट्टी को पकड़े रहने के लिए कोई पेड़ पौधे नहीं होते हैं। शुष्क भूमि में होने के कारण अति चराई है। अति चराई के कारण भूमि के ऊपर से परत हट जाती है, जिससे शुष्क भूमि में वायु अप्रदन में वृद्धि होने लगती है। भूमि के ऊपर से हट जाती है, ऊपर से परत हट जाती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है? बताइए। सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है? सूर्यमुखी की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो रेंगुर मिट्टी होती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सूर्यमुखी की खेती के लिए रेंगुर या काली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। यद्यपि सूर्यमुखी की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, परंतु रबी मौसम में सूर्यमुखी को वर्टिसोल जैसी नमी वाली मिट्टी में लाभदायक रूप से उगाया जा सकता है। रबी मौसम में सूर्यमुखी को वर्टिसोल जैसी नमी वाली मिट्टी में लाभदायक रूप से उगाया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। एक संसाधन के रूप में मिट्टी के कटाव और ह्रास को मिट्टी के संबंध में प्रमुख खतरा माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मिट्टी के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय नहीं है? सर्वोत्तम उपाय नहीं है अर्थात और हैं तो घास पात से ढकना ये अच्छा उपाय है। आश्रय आवरण ये भी ठीक है। और कंटूर कल्टीवेशन एक आता है, समोच्च जुताई ये भी है। लेकिन बारिश के पानी में बह जाना ये जो है मिट्टी के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय नहीं है। जब बह गई तो उपाय कहाँ से होगा बताइए? बारिश के पानी में बह जाना ये सर्वोत्तम उपाय नहीं है, तो यही आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बारिश के पानी में बह जाना रेनवाश मिट्टी के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय नहीं है, जबकि शेल्टर बेल्ट, आश्रय आवरण, समोच्च जुताई, कंटूर कल्टीवेशन, घास पात से ढकना मिट्टी के संरक्षण का एक माध्यम है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? बताइए। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो बलुई मिट्टी में होता ही है, सिल्ट मिट्टी में भी होता है, मोटियार दोमट मिट्टी में भी मिट्टी का कटाव होता है। तो उपयुक्त तो सभी आंसर होगा आपका यहाँ पर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मिट्टी का कटाव जो है सर्वाधिक बलुई मिट्टी, सिल्ट मिट्टी, मोटियार मिट्टी इन सब में होता है। तो उपयुक्त ऑप्शन भी इसीलिए दिया हुआ है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक मोटियार दोमट मिट्टी, क्ले लोमी लोम सॉइल में पाया जाता है, जबकि सिल्ट तथा बलुई मिट्टी भी दोमट मिट्टी के ही भाग हैं। सिल्ट तथा बलुई मिट्टी दोमट मिट्टी के ही भाग हैं, जो क्रमशः 20% तथा 40% के कण के रूप में दोमट मिट्टी में शामिल रहते हैं।
दोमट बलुई मिट्टी का जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। दोमट बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। चलिए आगे चलते हैं। मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। किस प्रकार की मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो वही हम लोग देखे थे, जलोढ़ मिट्टी। और नवीन जलोढ़ को क्या कहते हैं? खादर। और पुराने जलोढ़ को बांगर। तो जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जलोढ़ मिट्टी देश के 40% भाग में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत। इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना जैव पदार्थों की अधिकता होती है। पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना व जैव पदार्थों की अधिकता, परंतु इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। ये याद रखिएगा, पूछता है। नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। तो किसकी अधिकता और किसकी कमी? तो खास तौर से नाइट्रोजन और ह्यूमस की क्या होती है? कमी होती है। नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है जलोढ़ मिट्टी में। और पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थों की अधिकता होती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिए। क्षारीय मृदा को और क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा को और क्या कहते हैं, बताइए। क्षारीय मृदा को ट्रांसपोर्टेड मृदा कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये लेखपाल का क्वेश्चन है, इसमें सब पूछता है। क्षारीय मृदा को ट्रांसपोर्टेड मृदा कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। मृदा वर्गीकरण के तहत मृदा को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। जोनल मृदा, अजोनल मृदा और इंट्राजोनल सॉइल। ये तीनों वर्गीकरण ट्रांसपोर्टेड मृदा के ही अंतर्गत आते हैं। ट्रांसपोर्टेड मृदा के ही अंतर्गत आते हैं। ये तीनों जो है जोनल, अजोनल और इंट्राजोनल, ये तीनों ट्रांसपोर्टेड मृदा के ही अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? अम्लीय धरती पर क्या अच्छे से उगाया जा सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अम्लीय धरती पर जो है खीरा जो है अच्छे से होता है। खीरा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। हल्की अम्लीय मृदा में खीरा सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। न्यूट्रल मृदा वह होगी जिसका पीएच इतने से होता है, इससे कम परास वाली अम्लीय मृदा कहलाएगी। सामान्य फसल उगाने वाली मिट्टी का माने पीएच मान 6 और 7 के मध्य होना आवश्यक है। 6 और 7 के मध्य होना आवश्यक है। भारत में क्षारीय मृदा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है, जबकि सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र गुजरात में है। तटीय क्षेत्र में लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा जो है उत्तर प्रदेश में है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में कोई कोई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है? लाल मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है? ये अच्छा प्रश्न है, बताइए। तो लाल रंग होने के कारण क्या उसमें भाई आयरन पाया जाएगा। तो आयरन की इसमें मात्रा किसमें दिख रही है? फेरिक ऑक्साइड। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो है मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है।
इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल योजित रूप में यह पीली दिखाई देती है। जब मिट्टी पर जल लग जाएगा तो यह पीली दिखाई देती है, ये कह रहा है। तो इसमें सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। 17-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान है, बताइए। 17-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। फूड ऑर्गेनाइजेशन जैसे फाओ जो है के द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक पल्सेस 2019 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। इसके अलावा दूध, जूट उत्पादन में भी भारत प्रथम स्थान पर है। तो दाल, दूध और जूट, इन तीनों के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? पहला है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। क्रांति से भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश बन गया। कौन सी क्रांति से? किस क्रांति से भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया, बताइए। तो ये जो है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के माध्यम से भारत जो है दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड से भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 में शुरू हुआ था। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। तो 1970 के दशक में श्वेत क्रांति शुरू होती है, ऑपरेशन फ्लड। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 18-19 के दौरान भारत द्वारा कुल कितने मिलियन टन अनाज, चावल और गेहूं का उत्पादन किए जाने का अनुमान है? चावल और गेहूं मिलियन टन, बताइए। अठारह 19 के अनुसार कितने मिलियन टन उत्पादन का अनुमान है? तो इसका आंसर जो है स्टार करके दिया हुआ, ये देखते हैं क्या आंसर है इसमें। वैसे इस वाले ऑप्शन को टिक किया जा सकता है। 283.37 मिलियन टन। आगे बढ़ते हैं। 3 जून 2019 को वर्ष 18-19 के तीसरा अनुमान जारी किया गया। इस दौरान 283.3 मिलियन टन अनाज में क्या अनुमान था? इसमें चावल इतने मिलियन टन और इतना गेहूं मिलियन टन उत्पादन का अनुमान था। चूँकि प्रश्न में अनाज के चावल और गेहूं का पूछा गया है, जो कि 216 मिलियन टन था। अच्छा, तो ये कुल अनाज का, यह उत्तर विकल्प में नहीं है। अनाज उत्पादन का अनुमान है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर केवल चावल और गेहूं पूछा गया था। तो देखिए 2018 और 19 के अनुसार कुल अनाज का उत्पादन कितना का अनुमान रखा गया था? 283.37 और 19-20 के अनुसार 296.65। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे तो इसे मैंने आप अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन प्रश्न में चावल और गेहूं पूछा था जो 216 मिलियन टन था, इसलिए इसको सही नहीं टिक किया है। तो ये जो है चावल और गेहूं, ये जो है कुल वाला है, कुल।
तो 283 के आसपास ही अपन याद रखेंगे दिमाग में, तो ये हो सकता है, ऐसे प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है 283.37 मिलियन टन। चलिए आगे चलते हैं। मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है। कौन से मौसम के दौरान रबी की खेती की जाती है बताइए। रबी की खेती की जाती है सर्दी में। गेहूं जो है रबी की फसल का सबसे अच्छा उदाहरण है, तो सर्दी में की जाती है और गर्मी में उसकी कटाई हो जाती है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में रबी फसल की बुआई सर्दी अक्टूबर नवंबर के मौसम में होती है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू आदि रबी फसल के उदाहरण हैं। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई महीने में होती है। अभी देखिए जून जुलाई का महीना चल रहा है और इसमें खरीफ की फसल इसमें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली और तिल आदि खरीफ फसल के उदाहरण हैं। तो मूंगफली जो है ये खरीफ फसल का ही उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करिए। खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती हैं या पशुपालन किए जाते हैं, उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है। किसान अपने लिए जो सभी फसल उगाता है उसे पारंपरिक रूप से कौन सी खेती के नाम से जाना जाता है बताइए। तो जीविका कृषि। जीविका कृषि में जो है किसान जो है अपने खाने की जो भी वस्तुएं होती हैं वो अपने लिए उगाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। खेती का वह प्रकार जिसमें किसान और उनका परिवार अपने जीवन निर्वाह के लिए खाद्य फसलों का उत्पादन करता है, साथ में पशुपालन भी करता है, उसे जीविका कृषि या सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। जीविका कृषि या सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। खाद्य फसलों का उत्पादन करता है, साथ में पशुपालन भी करता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है। तो खरीफ फसल जो बरसात के दिनों में बताइए। तो खरीफ फसल कौन सी है इसमें। इसमें कपास जो है खरीफ फसल है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। गेहूं, चना, सरसों रबी की प्रमुख फसलें हैं, जबकि कपास खरीफ की फसल है। कपास एक उष्ण एवं उष्णकटिबंधीय नकदी फसल है। इसको बेच करके तुरंत पैसा किसान कमाते हैं। ये नकदी फसल है, नगदी नहीं, नकदी फसल है। इसे सफ़ेद सोना कहा जाता है। इसका मूल स्थान भारत है। इसके उत्पादन के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। नकदी फसल है, कपास एक नकदी फसल है और इसका मूल स्थान भारत है। इसके उत्पादन के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करिए फटाफट। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है। भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है। तो देखिए भारत में कृषि जो है मुख्यतः जीविका के लिए की जाती है। इसमें औद्योगिक फसलों का प्रधानता नहीं है। अमेरिका जो है फसल को भी माने एक उद्योग के रूप में करते हैं, तो यही आपका ऑप्शन होगा। इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है ऐसा नहीं है। यह मानसून पर निर्भर है, कृषि पर जनसंख्या का दबाव है, यह निर्वाह कृषि है। ये सब सही है लेकिन ये औद्योगिक फसल की प्रधानता भारत में नहीं है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं हैं मानसून पर निर्भरता, देश की आबादी का अधिक भाग समीक्षा के अनुसार 49% कृषि से रोजगार प्राप्त करता है। 49% जनसंख्या जो कृषि से रोजगार प्राप्त करता है। जोतों का छोटा आकार, जनसंख्या का अधिक दबाव
प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन, खाद्य उत्पादन को प्राथमिकता, खाद्यान्न उत्पादन में जो खाने वाले हैं उनकी प्राथमिकता है, कृषि को जीविकोपार्जन का साधन मानना आदि। किंतु औद्योगिक फसलों की प्रधानता भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। तो ये है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 16-17 के दौरान भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन लगभग कितने मिलियन टन रहा? देखिए यहाँ पर पूछ लिया। 16-17 के दौरान भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन लगभग कितने मिलियन टन था, और ये 2018 में पूछा है। तो हम लोग 18-19 का देखे थे, कितना देखे थे? 283 मिलियन टन देखे थे। तो 283 के आसपास कौन है? अरे अचानक उछाल थोड़े होता है। ये 16-17 का पूछा है, आपके दिमाग में 18-19 का डाटा है। तो 18-19 में 283 था, तो 16-17 में 275 होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि उसको याद रखेंगे तो अनुमान लगाना आसान होगा। चलिए आगे चलते हैं। 16-17 के दौरान भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन 275.1 मिलियन टन था। वर्ष 19-20 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन 296 मिलियन टन अनुमानित है। 296 मिलियन टन अनुमानित है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया था? हरित क्रांति के दौरान किन फसलों का सर्वाधिक उत्पादन किया गया? बताइए दोस्तों। तो हरित क्रांति के दौरान जो है गेहूं और चावल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत में 1966-67 में हरित क्रांति को औपचारिक तौर पर अपनाया गया। 1966-67 में हरित क्रांति को औपचारिक तौर पर अपनाया गया। प्रारंभ में उच्च उत्पादन किस्मों का प्रयोग गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का में ही किया गया। परंतु भारतीय हरित क्रांति के दौरान गेहूं एवं चावल का अत्यधिक उत्पादन किया गया था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966-67। इसको आप याद रखेंगे, ये आपसे पूछ लेगा। हरित क्रांति को औपचारिक तौर पर अपनाया गया प्रारंभ में, तो जिसमें से गेहूं और चावल का उत्पादन में ज़्यादा वृद्धि हुई। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करिए। इनमें से किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित करना अनिवार्य बनाया है? आयोग ने किसानों के लिए एमएसपी, जिसके लिए देख रहे हैं कि एमएसपी का लेकर के विरोध चल रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनुशंसा करना अनिवार्य बनाया है। बताइए। तो कृषि लागत एवं कीमत आयोग, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कृषि लागत एवं कीमत आयोग जो है एमएसपी को अनिवार्य बनाया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कृषि लागत एवं कीमत आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित करना अनिवार्य बनाया है। चलिए और आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है, बताइए। तो उत्तर प्रदेश जो दोस्तों खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। जिसके दिमाग में पंजाब और हरियाणा आ रहा हो, तो पंजाब और हरियाणा में उत्पादकता ज़्यादा है। और उत्पादकता का मतलब ये है कि 1 हेक्टेयर भूमि में जितना आप अनाज उगाते हैं उसमें हरियाणा और पंजाब ज़्यादा है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। 18-19 के अनुसार भारत में उत्तर प्रदेश खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश के बाद क्रमशः मध्य प्रदेश और पंजाब का स्थान आता है। खाद्यान्न की मुख्य फसलों में सर्वाधिक चावल पश्चिम बंगाल, सर्वाधिक गेहूं उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक मक्का कर्नाटक, सर्वाधिक सरसों और राई राजस्थान में पैदा होती है। 19-20 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन
शीर्ष राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। ये कुल खाद्यान्न उत्पादन में शीर्ष राज्य हैं। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर पंजाब है। चलिए आगे चलते हैं। पर्यावरणीय खेती इको फार्मिंग को नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बताइए? पर्यावरणीय खेती या इको फार्मिंग किस नाम से जाना जाता है? तो इको फार्मिंग को जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। पर्यावरण अनुकूल खेती इको फार्मिंग को जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहा जाता है। इस खेती में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों व खरपतवारनाशियों का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि इसमें जीवांश युक्त खादों का प्रयोग किया जाता है। जीवाश्म युक्त खादों का प्रयोग किया जाता है। इसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और खरपतवारनाशियों का। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? एक प्रकार की खेती है जिसमें किसान अपने संसाधनों को एक जगह एकत्रित करते हैं और अपने संसाधनों के अनुपात में कृषि उत्पादों को वितरित करते हैं। तो इसमें जो है इसको कहते हैं सहकारी खेती, कोऑपरेटिव फार्मिंग में। ऑप्शन डी करेक्ट हो। गन्ना पर्यवेक्षक के इसलिए यहाँ से खेती वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो सहकारी खेती एक प्रकार की खेती है जिसमें किसान अपने संसाधनों को एक जगह एकत्रित करते हैं और अपने संसाधनों के अनुपात में कृषि उत्पादों को वितरित करते हैं। चलिए और आगे चलेंगे दोस्तों। वह खेती जिसमें किसान अपने संसाधनों को एक जगह एकत्रित करते हैं और अपने संसाधनों के अनुपात में कृषि उत्पादों को वितरित करते हैं, सहकारी खेती कहा जाता है। इस खेती के अंतर्गत किसान परस्पर लाभ के उद्देश्य से स्वेच्छापूर्वक अपनी भूमि, श्रम, पूंजी को एकत्रित करके सामूहिक रूप से खेती करते हैं। सामूहिक रूप से खेती करते हैं। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। उच्च पैदावार वाले बीजों की किस्में सोनालिका और कल्याण सोना किस फसल से संबंधित हैं? तो सोनालिका और कल्याण सोना किसका एक बीज का नाम है या फसल का नाम है बताइए? सोनालिका और कल्याण सोना। तो सोनालिका और कल्याण सोना ये गेहूं का फसल का नाम है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उच्च पैदावार वाली किस्में सोनालिका और कल्याण सोना गेहूं की प्रमुख किस्में। गेहूं के देश की विकसित सबसे अधिक पौष्टिक किस्म HD 32 पूसा से यशस्वी है। गेहूं की अन्य किस्में गोमती, मंदाकिनी, त्रिवेणी, गंगोत्री, ये सब जो है गेहूं की अन्य किस्में हैं। तो सोनालिका, कल्याण सोना और पूसा यशस्वी, गोमती, मंदाकिनी, त्रिवेणी, गंगोत्री ये गेहूं की किस्म है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। पूसा हाइब्रिड 4 किसकी संकर प्रजाति है? पूसा हाइब्रिड 4 किसकी संकर प्रजाति है ये आपको बताना है। तो ये जो है टमाटर की संकर प्रजाति है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पूसा हाइब्रिड 4 टमाटर की हाइब्रिड किस्म है। इसे भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली के वैज्ञानिक ने विकसित किया है। पूसा 120 और चीकू की संकर नस्ल है। यह
1 हेक्टेयर में 550 क्विंटल टमाटर की पैदावार होती है। तो पूसा हाइब्रिड 4, पूसा 120, चीकू, ये सब टमाटर की नस्ल है और पूसा 120 और चीकू को मिलाकर पूसा हाइब्रिड 4 बनाई गई है। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? पूसा रूबी, पूसा रूबी भी ये टमाटर की उन्नत किस्म है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पूसा रूबी टमाटर की उन्नत किस्म है। टमाटर की अन्य उन्नत किस्में अर्का विकास, पूसा अर्ली ड्वार्फ आदि हैं। अर्का विकास, पूसा अर्ली ड्वार्फ आदि हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। गन्ने के मामले में रोपण सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है? गन्ने के मामले में रोपण सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है, बताइए। गन्ने के मामले में पोषण सामग्री गन्ने का ऊपरी 1/3 भाग, गन्ने का ऊपरी 1/3 भाग में आप देखेंगे कि काफ़ी कलियां निकली रहती हैं। ऐसे गन्ना है तो ऊपरी हिस्से में जो है ना, जहाँ पर पत्तियां लगी रहती हैं, तो वही गन्ने के मामले में रोपण सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है? गन्ने का ऊपरी 1/3 भाग। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। गन्ने की रोपाई की जाती है तो गन्ना केवल तने के हिस्से, कलमों या संपूर्ण तना प्रवर्धित किया जाता है। गन्ने के रोपण सामग्री में अपरिपक्व गन्ने का ऊपरी 1/3 भाग प्रयोग किया जाता है। गन्ने के ऊपरी भाग का अंकुरण 100%, बीच में 40% और निचले भाग में केवल 19% होता है। तो ये है अंकुरण, ऊपर 100%, बीच में 40% और निचले भाग में केवल 19% होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तंबाकू की प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है? तंबाकू की प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है? तो ये देखिए कृषि वाले से क्वेश्चन है, इसीलिए ज़्यादा ये सब पूछ रहा है। तंबाकू की प्रति हेक्टेयर बीज दर जो है 3 से 5 किग्रा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। तंबाकू की प्रति हेक्टेयर बीज दर 3.5 kg होती है, 3 से 5 kg होती है। सॉरी दोस्तों, सर्दी मौसम परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहा है। निम्नलिखित में से को छोड़कर सभी खरीफ फसल है। किसको छोड़कर सभी खरीफ फसल है, बताइए। तो इसमें जो गेहूं जो देख रहे हैं ये रबी की फसल है, बाकी सभी जो है मक्का, रागी और बाजरा ये खरीफ की फसल है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो गेहूं को छोड़कर सभी फसलें कैसी हैं? खरीफ की फसल। गेहूं रबी की फसल है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए और आगे चलते हैं। गेहूं रबी की फसल है, अतः गेहूं को छोड़कर अन्य सभी मक्का, रागी, बाजरा खरीफ की फसलें हैं। आगे चलेंगे। सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी वसंत में कटाई की जाती है, कौन सी फसल कही जाती हैं? सर्दियों में कौन सी फसल उगाई जाती है, बताइए। तो सर्दियों में रबी की फसल उगाई जाती है और जाकर गर्मी के दिनों में इसकी कटाई हो जाती है। सर्दियों में रबी की फसलें उगाई जाती हैं और बसंत में इसकी कटाई हो जाती है। बसंत ऋतु, पूरी गर्मी नहीं, बसंत ऋतु रहती है। चलिए और आगे चलेंगे दोस्तों। रबी फसलों की बुआई के समय कम तापमान तथा पकते समय शुष्क एवं गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। ये फसलें सामान्यतः अक्टूबर-नवंबर के महीने में बोई जाती हैं तथा मार्च-अप्रैल में काटी जाती हैं, जैसे गेहूँ, जौ, चना, मसूर, सरसों आदि। ये सब रबी की फसल है, अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है और मार्च-अप्रैल में काटी जाती है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की है? तिलहन उत्पादन, बताइए।
जो तिलहन उत्पादन से जो संबंधित क्रांति है वो पीली क्रांति है। इसमें तिलहनी फसलों पर फोकस किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से नवीन रणनीति के तहत खाद्य तिलहन फसलों के उत्पादन क्षेत्र में रणनीति को पीली क्रांति नाम दिया गया। भारत में पीली क्रांति के पिता सैम पित्रोदा हैं। भारत में पीली क्रांति के पिता जो है सैम पित्रोदा हैं। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है, बताइए। खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है। खरीफ फसलों के लिए गर्म और नम। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नमी भी चाहिए और गर्मी भी चाहिए, इसलिए खरीफ में उदाहरण जो क्या है धान है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। खरीफ की फसल मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। इसके लिए गर्म और नम मौसम की आवश्यकता होती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। चावल निम्नलिखित में से किस राज्य की एक वाणिज्यिक फसल है। चावल निम्नलिखित में से किस राज्य की एक वाणिज्यिक फसल है। तो पंजाब और हरियाणा वाले कृषि को थोड़ा सा व्यावसायिक तौर पर करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। चावल पंजाब और हरियाणा की वाणिज्यिक फसल है, लेकिन उड़ीसा के लिए यह एक निर्वाह फसल है। निर्वाह फसल का मतलब कि जितना उगाते हैं वो सब खा जाते हैं, और हरियाणा पंजाब वाले क्या करते हैं, मंडियों में बेचते हैं। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में कितनी फसल ऋतु पाई जाती है। भारत में कितनी फसल ऋतु पाई जाती है, बताइए। तो भारत में 3 फसल ऋतु पाई जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चिकित्सा वाले पेपर में फसल ऋतु पूछा हुआ है, इसका मतलब कि आपसे पूछ सकता है। ये सामान्य जानकारी तो सबसे पूछी जाएगी। रबी, खरीफ और जायद। भारत में बुआई के आधार पर फसलों को 3 वर्गों में बांटा गया है, जिन्हें रबी, खरीफ और जायद के नाम से जाना जाता है। रबी और खरीफ तो जानते हैं। आप जायद में देख लीजिए क्या क्या आता है, खरबूज, तरबूज और मूंग। ये जायद की फसल है और इसकी बुआई फरवरी मार्च में होती है और मई में कटाई हो जाती है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। खेतों से मिलने वाली उपज के मामले में दुनिया भर में भारत कौन से स्थान पर है। खेतों से मिलने वाली उपज के मामले में दुनिया भर में भारत कौन से स्थान पर है। अर्थात ये पूछ रहा उत्पादकता, तो दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। खेतों से मिलने वाली उपज के मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। और शोध के अनुसार खेती योग्य भूमि के मामले में भारत प्रथम स्थान पर है, जबकि उपज के मामले में चीन दूसरे स्थान पर है। तो उपज के मामले में जो चीन जो पहले स्थान पर और भारत दूसरे स्थान पर, जबकि खेती योग्य भूमि में जो है भारत जो है पहले स्थान पर है। अर्थात इसके पास खेती योग्य भूमि सबसे ज़्यादा है, लेकिन उपज जो है चीन ज़्यादा कर लेता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में गेहूं की औसत पैदावार क्या है। भारत में गेहूं की औसत पैदावार क्या है। तो 2000 किग्रा प्रति हेक्टेयर से अधिक। ऑप्शन डी करेक्ट होगा आपका यहाँ पर। 2000 किग्रा प्रति हेक्टेयर से अधिक औसत पूछा है। कम और ज़्यादा को आप दिमाग में मत रखिएगा, कहीं भी औसत की बात होगी। तो 2000 किग्रा प्रति हेक्टेयर से अधिक। चलिए आगे चलते हैं।
गेहूं की औसत उत्पादकता 2700 किग्रा प्रति हेक्टेयर थी। इतने हेक्टेयर है तो औसत पूछा था, तो ये 2000 की ऑप्शन में यही था ही, देख लीजिए ऑप्शन में और सब कम है, इसीलिए इनको क्या हुआ कट कर 2000 अधिक हो गया। तो 2750 किग्रा प्रति हेक्टेयर थी 14-15 में, जो 18-19 में बढ़ करके कितना हो गया 3507 किग्रा प्रति हेक्टेयर। 3507 किग्रा प्रति हेक्टेयर एक गेहूं की औसत पैदावार का अनुमान है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है? कुल गन्ना का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है? तो लगभग ये पैदा करता है 25 से 40% के बीच में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर बाद में कुल गन्ना उत्पादन का लगभग 25 से 40% उत्पादन उत्तर प्रदेश करता था के अनुसार उत्तर प्रदेश में 50%, महाराष्ट्र में 18% और कर्नाटक में इतने प्रतिशत गन्ना उत्पादन होता है। तो यहाँ पर तो बहुत तगड़ा वृद्धि किया है। 19-20 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश 50%, महाराष्ट्र 18% और कर्नाटक 8% गन्ना उत्पादन करता है, अर्थात उत्तर प्रदेश में गन्ना का उत्पादन ज़्यादा होता है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो देख रहे हैं जब 50% उत्पादन करेगा तो जाहिर सी बात है, और बाकी का मिल के सब लोग करते हैं, ये 50% जो है बाकी सभी लोग करते हैं, तो भारत जो है उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न काल तक वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन देश में प्रथम स्थान है। गन्ना उत्पादन 3 अग्रणी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक ये गन्ना उत्पादन के 3 अग्रणी राज्य हैं। चलिए और आगे चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से दो जुताई के प्राथमिक उदाहरण हैं? दो जुताई के प्राथमिक उदाहरण हैं। ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। तो दो जुताई के प्राथमिक उदाहरण कौन कौन से हैं? तो मोल्ड बोर्ड हल तथा मृदा खुदाल। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मोल्ड बोर्ड हल तथा मृदा खुदाल सबसाइलर, ये जो है प्राथमिक जुताई के दो उपकरण हैं। दो जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं। दो जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं। तो प्राथमिक उपकरण में मोल्ड बोर्ड हल हो गया और मृदा खुदाल। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जुताई के प्राथमिक उपकरण के बारे में आपसे यहाँ पूछा था, तो मोल्ड बोर्ड हल हो गया और मृदा खुदाल हो गया। जुताई के प्राथमिक उपकरण प्राइमरी टीलेज इम्प्लीमेंट्स हैं मोल्ड बोर्ड, डिस्क हल, रोटरी टिलक या कल्टीवेटर, छेनी हल, जबकि द्वितीयक उपकरण है डिस्क हारो द्वितीयक उपकरण है। तो ये सब बहुत ही टिपिकल प्रश्न हो गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है, बताइए। तो ये जो ड्रिप जो सिंचाई की पद्धति है, इसमें जो है पानी की कम बर्बादी होती है।
ड्रिप प्रणाली में जो है पानी की कम बर्बादी होती है। चलिए आगे चलते हैं। ड्रिप इरिगेशन सिंचाई की एक विशेष विधि है जिसमें पानी और खाद की बचत होती है। इस विधि में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके टपकाया जाता है। इस कार्य के लिए वाल्व, पाइप, नलियों तथा अमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। जबकि फुरो प्रणाली कुंड सिंचाई से संबंधित है। तो ड्रिप इरिगेशन जो है, ड्रिप इरिगेशन सिंचाई की उन्नत प्रणाली है, ड्रिप इरिगेशन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 के आंसर करिए और आज ये लास्ट प्रश्न रहेगा। वार्षिक क्रय और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? बताइए। वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो ये जो है फसल रोपण अनुक्रम कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? फसल रोपण जो है अनुक्रम कहते हैं। अनुक्रम का मतलब कि भाई जिस खेती पर चावल की खेती की जा रही है उस पर दूसरी खेती की जाए ताकि मृदा को जो है फिर रिस्टोर करने में का समय मिल जाए। तो इसीलिए एक भूमि पर एक ही प्रकार की फसल हमेशा नहीं बोनी चाहिए। इसको फसल रोपण अनुक्रम कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को फसल रोपण अनुक्रम कहते हैं। जबकि फसल उगाने के सभी अवयव, उनका आपसी संबंध एवं उनके अवयव एवं वातावरण आपस में समाविष्ट होना फसल रोपण विधि कहलाता है। जबकि फसल उगाने के सभी अवयव, उनका आपसी संबंध एवं उन अवयवों तथा वातावरण का आपस में समाविष्ट होना फसल रोपण विधि कहलाता है। चलिए दोस्तों, तो ये आज का अंतिम प्रश्न था और ये क्वेश्चन नंबर 41 जो है आप लोगों के लिए क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। इसका आप लोग आंसर करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर करें ताकि आपके दूसरे मित्र तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आपको पुनः दोबारा धन्यवाद।